हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर साइंस क्लासेस। मेरा नाम अभिषेक है और आज मैं लेकर आया हूँ आपको क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन। बच्चों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह के बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं और उन्हें कैसे लिखा जाता है। तो जैसे कि हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम एंड ऑल्सो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो बच्चों, कोई भी केमिकल चेंज आपको दिया जाएगा या कोई भी केमिकल रिएक्शन आपको स्टेटमेंट में दी जाएगी जिसको आप सिंबॉलिक फॉर्म यानी केमिकल इक्वेशन में लिखेंगे और उसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हुए बैलेंस भी करेंगे और उसका टाइप भी बताएंगे। तो जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर 5 प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम है एडिंग वाटर टू क्विकलाइम, यानी क्विकलाइम में अगर वाटर को ऐड किया जाता है तो क्या फॉर्मेशन होता है और वो रिएक्शन को बैलेंस भी करना है और हमें उसका टाइप भी बताना है। सेकेंड पार्ट है व्हेन कॉपर नाइट्रेट इज हीटेड स्ट्रांगली, कॉपर नाइट्रेट को अगर हम स्ट्रांगली हीट करते हैं तो उससे बनने वाले कंपाउंड्स क्या होते हैं और उन कंपाउंड्स की फिजिकल स्टेट्स भी हमें लिखनी है। नेक्स्ट है हमारी थर्माइट रिएक्शन, जहां पर हम आयरन ऑक्साइड को रिएक्ट करते हैं एल्यूमिनियम से और जिससे हमें मिलता है मोल्टन आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एंड फोर्थ हमारी प्रॉब्लम है व्हेन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इज एडेड टू लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन देन व्हाट विल हैपन। एंड फाइनली हमारी जो लास्ट प्रॉब्लम है ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 1 बाय 1 प्रॉब्लम कि कैसे केमिकल रिएक्शन को लिखा जाएगा और किस तरह से हम उन्हें बैलेंस करते हैं। बच्चों, तो जैसे कि हम फर्स्ट प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं हमारी जो फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारी एडिंग वाटर टू क्विकलाइम। तो बच्चों, इन सब बातों को जानने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए क्विकलाइम का फॉर्मूला क्या होता है। क्विकलाइम बच्चों, केमिकली हम क्विकलाइम को कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। अब बात आती है इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है। तो बच्चों, 9th में आप लोगों ने केमिकल फॉर्मूला बनाना सीखा था। मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूं। जहां पर हम लोगों को बोलते थे कैल्शियम की वैलेंसी हमारी 2 होती है। वो कैसे आती है? जब हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं। जैसे कैल्शियम के हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखेंगे डिफरेंट सेल्स के अंदर 2882। तो इससे ये बात पता लगती है कि कैल्शियम के आउटर मोस्ट सेल में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और किसी भी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी हमारी वैलेंसी कहलाती है। तो कैल्शियम की वैलेंसी बच्चों 2 हो गई। और दूसरा एलिमेंट यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है जिसके आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और इनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसलिए इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी। और जब हम कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बनाएंगे बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग लिखते थे सिंबल एंड देन हम उसकी लिखते थे वैलेंसी। तो कैल्शियम का जो सिंबल है वो Ca है और ऑक्सीजन का सिंबल O और दोनों की वैलेंसी 2-2 है। और इस तरह से जो हमारा केमिकल फॉर्मूला बनेगा बच्चों, वो केमिकल फॉर्मूला हमारा बनने वाला है Ca2O2 और अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि कैल्शियम ऑक्साइड का क्विकलाइम का केमिकल फॉर्मूला कैसे आता है और उसका केमिकल फॉर्मूला होता है क्या है बच्चों। चलिए अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। जैसे हमारे यहाँ पर बोला गया कि एडिंग वाटर टू क्विकलाइम, यानी क्विकलाइम इज कॉल्ड कैल्शियम ऑक्साइड। It react with water and it form calcium hydroxide। तो बच्चों, इस तरह से हमने अपनी स्टेटमेंट को एक वर्ड इक्वेशन में लिख लिया। अब जैसे कि यहाँ पर बोला गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम सिलेक्ट लाइम भी बोलते हैं, तो सिलेक्ट लाइम का फॉर्मूला क्या होता है हम वो भी चेक कर लेते हैं। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बच्चों आप सिंबल आप देख सकते हैं। कैल्शियम का सिंबल हमारा Ca होता है और हाइड्रोक्साइड आयन जो कि एक एनायन है, इनकी वैलेंसी जो है उनके ऊपर प्रेजेंट होने वाले चार्ज के बराबर होती है। जैसे कैल्शियम की वैलेंसी 2 है और हाइड्रोक्साइड आयन की 1। जब हम इनका क्रिस क्रॉस करते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला मिलता है CaOH2 एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जैसे कि अब हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं बच्चों, CaO एंड वाटर का फॉर्मूला होता है H2O एंड इट प्रोड्यूस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब हम इनकी फिजिकल स्टेट्स को भी लिख लेते हैं। जैसे कैल्शियम हमें सॉलिड फॉर्म में मिलता है, वाटर लिक्विड में, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा सॉलिड फॉर्म में होता है जिसको हम स्लेट लाइम भी बोलते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड को बच्चों हमने बोला क्विकलाइम, क्या बोला बच्चों? क्विकलाइम या लाइम। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोला हमने स्लेट लाइम। तो ये चीज आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। अब इसके साथ जब ये रिएक्शन होती है हमारी बच्चों, तो इसके साथ हमारी हीट भी प्रोड्यूस होती है, इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं।
प्लस इसके साथ हमारी हिजिंग साउंड भी प्रोड्यूस होती है, एक साउंड भी प्रोड्यूस होती है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्लैकिंग ऑफ लाइम। आप लोगों को पता होगा कैल्शियम ऑक्साइड का यूज सीमेंट में यूज किया जाता है, ठीक है। कैल्शियम हमारे बोन्स में भी प्रेजेंट होता है, और कैल्शियम ऑक्साइड का यूज एज ए रॉ मटेरियल फॉर वाइट वॉशिंग के लिए भी किया जाता है। तो दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेली लाइफ। और अब हम इसको बैलेंस करते हैं। तो बैलेंसिंग के लिए हम लोगों ने बाय हिट एंड ट्रायल मेथड से देखा था। तो बाय हिट एंड ट्रायल मेथड अगर हम यूज करें, बाय हिट एंड ट्रायल मेथड में बच्चों हम लोग क्या करते थे, हम लोग एलिमेंट्स लिखते थे लेफ्ट साइड में, कितने एलिमेंट्स इस रिएक्शन में इन्वॉल्व हैं, फिर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट, नंबर ऑफ एटम्स इन लेफ्ट हैंड साइड, और दूसरी तरफ हम लिखते थे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट इन राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पर 3 तरह के एलिमेंट हमारे प्रेजेंट हैं, कैल्शियम, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो सबसे पहले लेट अस चेक द कैल्शियम। कैल्शियम इज वेयर 1 एंड हेयर इज 1। तो कैल्शियम हमारा लेफ्ट में भी 1 है और राइट में भी 1 है। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो यहाँ ऑक्सीजन हमारा 1 और यहाँ 1, तो यानी हमारे पास यहाँ लेफ्ट साइड में 2 ऑक्सीजन है और राइट साइड में 2 सब्सक्रिप्ट है, और 2 सब्सक्रिप्ट को O से इंटू करेंगे तो यहाँ भी 2 ही ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन भी हमारा बैलेंस ही है बच्चों। इसके बाद हम बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन हमारा लेफ्ट साइड में 2 है और राइट साइड में भी 2 को अगर ऐसे इंटू करेंगे तो यहाँ भी 2 है। तो ऑलमोस्ट दिस रिएक्शन इज टोटली बैलेंस। तो इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करने की नीड ही नहीं है कि इट इज ऑलरेडी बैलेंस। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ रिएक्शन। टाइप ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, टाइप ऑफ रिएक्शन। ये रिएक्शन बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि एक सिंथेसिस रिएक्शन है, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, जहां पर 2 कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और एक सिंगल कंपाउंड बना रहे हैं। ऐसी रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं बच्चों। इस तरह की रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में हम लोग एक चीज और देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हीट भी प्रोड्यूस हो रही है, और ऐसी कोई भी रिएक्शन जहां पर प्रोडक्ट के साथ अगर हीट प्रोड्यूस होती है, ऐसी रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं बच्चों। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब हम बात करते हैं हमने यहाँ पर ऐसे कौन से केमिकल चेंजेस को ऑब्जर्व किया। हमने देखा यहाँ पर जब भी हम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर से रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होता है। साइड बाय साइड जिस कंटेनर में वो प्रोड्यूस हो रहा है वो वार्म हो जाता है, और वार्म होने की वजह से हम ये कहते हैं कि वहाँ पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है। और किसी भी केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर का चेंज होना उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक को दिखाता है, और प्लस यहाँ पर एक साउंड भी प्रोड्यूस हो रही है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एक तरह का केमिकल चेंज हो रहा है, यानी केमिकल रिएक्शन अकर हो रही है बच्चों। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड पार्ट के इसके। तो बच्चों बात करते हैं अब हम सेकंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बी पार्ट की, जहां पर हमें बोला गया है कि व्हेन कॉपर नाइट्रेट इज हीटेड स्ट्रांगली। तो सबसे पहले बच्चों आपको कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। कॉपर नाइट्रेट, तो बच्चों कॉपर नाइट्रेट का क्या फॉर्मूला होगा देखते हैं हम लोग। कॉपर नाइट्रेट, यहां पर हम बात करेंगे कॉपर के सिंबल की, कॉपर, और यहां होगा हमारा नाइट्रेट। बच्चों आप लोगों को पता है कॉपर की वैलेंसी यहाँ पर 2 है और नाइट्रेट की वैलेंसी 1 होती है, क्योंकि ये एक नेगेटिव एनायन है, एक पॉली एटॉमिक एनायन है जिसमें हम क्रिस क्रॉस करते हैं तो हमें मिल जाता है कॉपर नाइट्रेट। तो ये फॉर्मूला होता है कॉपर नाइट्रेट का। तो जैसे कि हमने देखा कि कॉपर नाइट्रेट को अगर हम हीट करते हैं, यानी इट इज ए टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉपर नाइट्रेट को हीट करना, यानी यहाँ पर हम इसकी फिजिकल कंडीशंस को भी लिखेंगे और ये बना लेगा हमारा कॉपर ऑक्साइड। अगर हम कॉपर नाइट्रेट को हीट करते हैं तो ये बन जाता है हमारा कॉपर ऑक्साइड, एंड साइड बाय साइड इट प्रोड्यूस 2 gases, one is bound gases and other is colorless gas, that is called nitrogen dioxide, and one is colorless gas, that is called oxygen। यानी अगर हम कॉपर नाइट्रेट को हीट करते हैं तो हमारा कॉपर ऑक्साइड फॉर्म होता है और एक कॉपर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस। कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है बच्चों CuNO3, और जब हम इसको हीट करते हैं और ये बन जाता है कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं बच्चों। कॉपर ऑक्साइड में आप देख रहे हैं कि कॉपर एक सिंबल है ना, एक एलिमेंट कॉपर है, एक ऑक्सीजन है, दोनों की वैलेंसी 2 होती है। और इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं Cu2O2 और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे 2 से 2, तो ये हो जाएगा हमारा CuO।
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 एंड ऑक्सीजन। तो देर आर 3 simpler products on decomposition of copper nitrate. Copper nitrate is present in solid form, copper oxide in solid form, nitrogen dioxide in gaseous form and oxygen in gaseous form. तो कॉपर नाइट्रेट जो होते हैं ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, ब्लू कलर्ड क्रिस्टल्स होते हैं, ब्लू कलर्ड सॉलिड क्रिस्टल। और जब हम ब्लू कलर्ड सॉलिड क्रिस्टल को हीट करते हैं तो हमें कॉपर ऑक्साइड मिलता है जो कि ब्लैक कलर का कंपाउंड बन जाता है। और यहाँ पर हमें ब्राउन फ्यूम्स मिलते हैं नाइट्रोजन गैस के, ब्राउन फ्यूम्स ऑफ NO2। और ये जो ऑक्सीजन है हमारी ये कलरलेस गैस है, कलरलेस गैस। अब हम बात करेंगे इस रिएक्शन को बैलेंसिंग की। तो इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम लोग कई मेथड्स का यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमारे सिलेबस में हिट एंड ट्रायल भी दिया हुआ है और हम लोगों ने अलजेब्रिक मेथड भी किया है बच्चों। अलजेब्रिक मेथड में हम क्या करते हैं कि इनके कोफिशिएंट्स को पुट कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है तो हम इसके आगे A, इस कंपाउंड के आगे B, इसके आगे C एंड इसके आगे D रख देते हैं। और फिर हम हर एलिमेंट के लिए चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम कॉपर के लिए चेक करते हैं तो कॉपर में आप देखिए कि यहाँ पर लेफ्ट साइड में हमारे पास कॉपर 1 है तो A, और राइट साइड में हमारे पास भी कॉपर 1 है तो यानी 1 into B हमने कर दिया। ऐसे ही हम चेक करेंगे नाइट्रोजन के लिए। फॉर नाइट्रोजन के लिए जब हम चेक करते हैं तो लेफ्ट साइड में हमारे यहाँ पर 2 सब्सक्रिप्ट है, 2 into N यानी 2 नाइट्रोजन है जिसकी हमने 2A से इंटू करा तो 2A हो गया। और राइट साइड में हम देखते हैं यहाँ पर 1 है, 1 into C तो ये C हो गया। इसी तरह से हमने नेक्स्ट एलिमेंट को देखा ऑक्सीजन। तो जब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन 3 2 6 और 6 की A से इंटू करेंगे तो 6A हो जाएगा। और राइट साइड में देखें तो 1 into B तो B प्लस 2 into C 2C एंड 2 into D। अब हम बात करेंगे उस एलिमेंट की जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है। तो हमने देखा कि यहाँ पर A सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है जिसको हम 1 अज्यूम कर लेते हैं। तो अगर हम A को 1 अज्यूम कर लेते हैं तो देखते हैं इस रिएक्शन को कैसे करते हैं। या A को अज्यूम कर लीजिए या आप C को भी अज्यूम कर सकते हैं। तो हमने लेट अज्यूम कर लिया हम लोगों ने कि लेट A इक्वल टू 1, क्योंकि ये काफ़ी सारी इक्वेशंस हैं जिनको सॉल्व करना टिपिकल होगा इसलिए हम इसको अज्यूम कर लेते हैं क्योंकि कोफिशिएंट एक इंटीजर होता है। तो जैसे ही हमने A की वैल्यू अज्यूम करी 1 तो B इक्वल टू हमारा 1 आ गया। और जैसे हमने यहाँ पर A की वैल्यू अज्यूम करी 1 तो C इक्वल टू हमारा 2 आ गया बच्चों। हमें B, A और C तीनों पता लग गए तो हम लोग D भी निकाल सकते हैं। जैसे 6 में हमने 1 रखा, B की वैल्यू भी हमारी 1 आ गई बच्चों। और इसके बाद 2 into C की वैल्यू हमारी 2 है into D। तो ये 6 और ये 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5 तो ये हो गया 5 प्लस 2D और ये हो गया हमारा 6। तो D हमारा जो है 2D बराबर आ गया 6 माइनस 5 और D आ गया हमारे पास 1/2। तो D की वैल्यू भी हम लोगों को पता लगी बच्चों। और इन सभी वैल्यूज को हम लोग इस इक्वेशन में ऊपर पुट कर देंगे। और जैसे ही हम इक्वेशन में पुट करेंगे हम लोगों ने जैसे इस मेथड को देखा, ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों ने इन वैल्यूज को पुट करा और हमारी ये वैल्यूज कुछ इस तरह से आ गई बच्चों। जैसे हमारे पास A की जगह हमारा क्या है बच्चों, A की जगह हम लोगों ने 1 रखा, B की जगह हम लोगों ने 1 रखा, C की जगह हम लोगों ने 2 रखा और D की जगह हम लोगों ने 1/2। अब यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो एक फ्रैक्शन की फॉर्म में है और अगर हमें इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लाना है तो हम लोग इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और जैसे ही हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमारा 2 आ जाएगा, यहाँ पर हमारा 2 आ जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा बच्चों और यहाँ 2 से 2 कटने के बाद ये हट जाएगा यहाँ से। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो चुकी है जिसे हमने अलजेब्रिक मेथड से बच्चों किया। अब हम बात करेंगे ये किस टाइप की रिएक्शन है, किस टाइप की रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन। तो बच्चों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक इट इज़ अ रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पर सिंगल कंपाउंड आपका ब्रेक डाउन हो रहा है कई सारे सिंपलर प्रोडक्ट्स में और जहाँ पर इस तरह की जो रिएक्शन होती हैं वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहती हैं। और इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हो रही हैं इनिशिएट हो रही हैं वो हीट से हो रही है। तो इसका जो नाम होगा बच्चों इसे हम बोलेंगे बाय थर्मल डिकम्पोजिशन। इस रिएक्शन को हम बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब बच्चों यहाँ पर हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है और ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट का एब्जॉर्प्शन होता है ऐसी रिएक्शन को हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं बच्चों, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। इस तरह से हम देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर हमें कुछ एरोज को भी रिप्रेजेंट करना होता है। इस एरो का मतलब होता है कि गैस का इवोल्यूशन हो रहा है कि इस सब्सटेंस में गैस यानी इस रिएक्शन में गैस बाहर निकल रही है। तो इन एरो से हम ये इंडिकेशन भी देते हैं।
तो चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है आपको, कोफिशिएंट्स का ध्यान रखना है, उनकी फिजिकल स्टेट्स का ध्यान रखना है, उनकी कंडीशन का भी ध्यान रखना है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, ब्राउन फ्यूम्स रिलीज हो रहे हैं, और ऐसी रिएक्शन को हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं बच्चों। तो इस तरह से हमने देखा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम बात करते हैं इसके सी पार्ट की। तो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सी पार्ट्स की। सी पार्ट्स में हम लोग देखते हैं थर्माइट रिएक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसका बहुत यूज होता है। एंड इस रिएक्शन में होता क्या है बच्चों कि आयरन ऑक्साइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम एंड गिव्स मोल्टन आयरन, यानी आयरन जो मिलेगा वो लिक्विड स्टेट में मिलेगा, एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो देखते हैं थर्माइट रिएक्शन किस तरह से होती है। तो सबसे पहले हम इसे वर्ड इक्वेशन में लिख लेते हैं बच्चों। जैसे कि आयरन ऑक्साइड यहाँ पर दिया गया है, आयरन ऑक्साइड react with aluminium and it produce aluminium oxide and iron, एंड इसमें काफ़ी अमाउंट में हीट भी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। इसलिए इस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोल देते हैं बच्चों। जैसे कि आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला हमारा यहाँ पर होगा Fe2O3, क्योंकि आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 दी हुई है, और जब हम इनको मल्टीप्लाई करके केमिकल फॉर्मूला बनाएंगे तो हम देखेंगे कि आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला Fe2O3, और ये रिएक्ट करता है एल्यूमिनियम के सिंबल से आप लोग फैमिलियर है ही बच्चों, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला किस तरह से बनता है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी है वो 3 होती है और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये फॉर्मूला हमारा आ जाता है Al2O3, और हमें मिल जाता है हमारा मोल्टन स्टेट में आयरन। अब हम बात करते हैं इनकी फिजिकल स्टेट्स की। तो आयरन ऑक्साइड जो है वो हमें सॉलिड फॉर्म में मिलता है, एल्यूमिनियम हम सॉलिड फॉर्म में, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी हमें सॉलिड फॉर्म में, बट जो आयरन है वो हमें लिक्विड फॉर्म में मिलता है, क्योंकि यहाँ पर हमें बात की गई है मोल्टन आयरन की। मोल्टन का मतलब होता है बच्चों पिघली हुई अवस्था, और यहाँ पे हीट भी रिलीज होती है बच्चों। तो इस तरह की रिएक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी नाम देते हैं। और पहले तो हम इसे बैलेंस कर लेते हैं, देन फिर हम इसको देखते हैं। इसे हम डायरेक्टली हिट एंड ट्रायल मेथड से ही कर लेते हैं। सबसे पहले हम एल्यूमिनियम को बैलेंस करके देखते हैं बच्चों। हेयर एल्यूमिनियम इज 2, हेयर एल्यूमिनियम इज 1। तो हम देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड में हमारा एक सिंगल एलिमेंट है, यहाँ पर एल्यूमिनियम हमारे 2 हैं और यहाँ हमारा 1 है। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई करने पर हम लोग देखते हैं कि एल्यूमिनियम हमारा बैलेंस हो चुका है। अब हम बात करते हैं आयरन को। यार लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं आयरन हमारे 2 हैं और राइट हैंड साइड में आयरन हमारे 1 हैं। तो इसे बैलेंस करने के लिए हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब आप चेक कर सकते हैं कि सभी एलिमेंट यहाँ पर बैलेंस हैं, ठीक है। और इसके बाद हम बात करते हैं इसकी टाइप ऑफ रिएक्शन की। टाइप ऑफ रिएक्शन, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये रिएक्शन जो है एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो एल्यूमिनियम है वो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए रिएक्शन हो चुकी है बच्चों। एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। तो जब भी कोई एलिमेंट मोर रिएक्टिव होगा किसी दूसरे एलिमेंट से, तो उस एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है बच्चों। और ऐसी रिएक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट या रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में बच्चों आप देख रहे हैं कि काफ़ी अमाउंट में हीट का इवोल्यूशन हो रहा है, और इस तरह की रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं बच्चों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और इस रिएक्शन का यूज सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, यूज टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स, टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स, टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स, एंड दिस रिएक्शन इज यूज टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स। और क्रैक्ड मशीनरी पार्ट्स, और क्रैक्ड मशीनरी पार्ट्स। तो इस तरह से आप इस रिएक्शन को लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के डी पार्ट्स की। तो बच्चों बात करते हैं डी पार्ट्स की। पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इज एडेड टू लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो बच्चों पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। पोटेशियम आयोडाइड को जब हम लेड नाइट्रेट से रिएक्ट कराते हैं तो ये हमारा बना देता है लेड नाइट्रेट, क्योंकि यहाँ पर 2 कंपाउंड हैं जो कि एक्वा सॉल्यूशन में हैं, और एक्वा सॉल्यूशन में होने के बाद ये दोनों कंपाउंड्स अपने आयंस का एक्सचेंज करते हैं, और आयंस एक्सचेंज करने पर ये बना लेते हैं लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट, लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट।
तो इस रिएक्शन में देखें कि कई सारे केमिकल फॉर्मूले इन्वॉल्व है, एक एक करके हम एक एक केमिकल फॉर्मूले को देख लेते हैं। जैसे पोटेशियम आयोडाइड, तो बच्चों पोटेशियम का सिंबल K होता है और आयोडीन का 1 होता है, तो पोटेशियम की वैलेंसी 1, आयोडीन की 1 होती है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा KI। इसके बाद हम बात करते हैं लेड नाइट्रेट की, तो लेड का जो सिंबल होता है Pb और नाइट्रेट होता है NO3, क्योंकि ये पॉलीएटॉमिक आयंस हैं। लेड की वैलेंसी 2 होती है और आयोडीन की 1, जब हम इसको क्रॉस करते हैं तो ये बन जाता है हमारा PbNO3 2। ये फॉर्मूला बन गया था हमारा KI, तो PbNO3 2, तो ये हमारा बन गया लेड नाइट्रेट। इसके बाद हम बात करते हैं लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड में आप लोग देख रहे हैं बच्चों, जैसे लेड का सिंबल Pb होता है, आयोडीन का 1, लेड की वैलेंसी 2 और आयोडीन की 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा PbI2, दैट इज कॉल्ड लेड आयोडाइड। एंड फाइनली इज पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट, नाइट्रेट की वैलेंसी 1 होती है क्योंकि उस पर प्रेजेंट होने वाले चार्ज के बराबर होती है, और पोटेशियम की वैलेंसी 1 होती है, तो ये फॉर्मूला भी हमारा बन जाएगा KNO3। अब हम बात करते हैं इस रिएक्शन को बैलेंस करने की। तो बच्चों इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे, सबसे पहले तो हम इनकी फिजिकल स्टेट्स को भी लिख लेते हैं। जैसे पोटेशियम आयोडाइड हम लोग लेंगे एक्वास सॉल्यूशन, लेड नाइट्रेट को भी हम लोग एक्वास सॉल्यूशन में ही लेंगे क्योंकि ये वाटर के अंदर डिजॉल्व हैं। और इसके बाद जो लेड आयोडाइड है वो हमें सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, यानी एक प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मिलेगा, और लेड आयोडाइड जो है हमारा पोटेशियम नाइट्रेट वो हमें एक्वास सॉल्यूशन में ही मिलेगा। तो यहाँ पर हमें प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन होता है। ये जो लेड आयोडाइड है ये वाइट प्रेसिपिटेट, येलो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में हमें मिलने वाला है, और जिसको हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, और ये एक येलो पेंट में भी बनाने में भी यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर जो कलरलेस पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्ट था, ठीक है, जो कि एक्वा सॉल्यूशन में डिसॉल्व है, वो कन्वर्ट हो जाता है येलो प्रेसिपिटेट में। अब देखते हैं इस रिएक्शन को बैलेंस करना। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड और अलजेब्रिक मेथड। तो शॉर्ट हमारा अलजेब्रिक पड़ता है तो हम अलजेब्रिक ही ले लेते हैं बच्चों। जैसे कि हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कोफिशिएंट्स को पुट करते हैं A, B, C एंड D, A, B, C एंड D। अब हम इक्वेशंस बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने पोटेशियम के लिए बनाई इक्वेशन। पोटेशियम देख रहे हैं हम यहाँ पर 1 है, तो 1 इंटू के का जो एलिमेंट K है वो 1 है, 1 इंटू A, और राइट साइड में पोटेशियम देखें तो यहाँ भी 1 है, A इक्वल टू D। इसके बाद हम बात करते हैं आयोडीन की। आयोडीन की जब हम बात करते हैं तो देखते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आयोडीन 1 है A, और राइट साइड में आयोडीन की बात करें तो यहाँ पर 2 आयोडीन है, 2 इंटू C, तो यहाँ पर A इक्वल टू 2 इंटू C आ गया। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट हम बात करते हैं लेड एलिमेंट की। लेड एलिमेंट देखें हम लेफ्ट साइड में हमारा 1 है तो 1 इंटू B, और राइट साइड में भी 1 है तो B इक्वल टू C बच्चों। अब हम बात कर लेते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन 2 है, 2 इंटू B हो जाएगा हमारा, और राइट साइड में हम बात करें नाइट्रोजन की तो यहाँ 1 है तो 1 इंटू D हो जाएगा बच्चों। इसके बाद एक और एलिमेंट हमारा बचता है दैट इज ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की भी बात कर लेते हैं। 3 2 6 और 6 इंटू B तो 6B हो जाएगा, और राइट साइड में ऑक्सीजन हमारे 3 हैं तो 3 इंटू D हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं, किसी को भी हम 1 अज्यूम कर लेते हैं बच्चों। या तो आप A को अज्यूम कर लीजिए या फिर B को अज्यूम कर लीजिए। आप किसी भी एलिमेंट को 1 अज्यूम कर सकते हैं बच्चों। फॉर एग्जाम्पल हम लोग A को ही 1 अज्यूम कर लेते हैं। लेट A इक्वल टू 1, और जैसे ही हम A इक्वल टू 1 मानेंगे तो हम देख पाएंगे कि यहाँ पर जो A इक्वल टू 1 है तो D इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और जैसे ही A और D हमारे 1 हो जाएंगे तो जैसे हम यहाँ पर देखेंगे तो D की वैल्यू 1 है तो B की वैल्यू भी हमारी आ जाएगी 1/2, और जब B की वैल्यू 1/2 आ जाएगी तो हमारी D की वैल्यू भी यहाँ से B की वैल्यू तो 1/2, यहाँ से भी सिंपल आ गई, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2B इक्वल टू D और D इक्वल टू 1/2, B इक्वल टू 1/2, B इक्वल टू D है हमारा, ठीक है। तो B की वैल्यू हमारी 1/2 है, 2B इक्वल टू, और ये हो जाएगा हमारा D, तो B इक्वल टू हमारा आ जाएगा 1/2 और B इक्वल टू हमारा, ठीक है। तो बच्चों ये आ जाएगा हमारा 1/2 इंटू D, और क्योंकि D की वैल्यू 1 है तो इसलिए 1 ही रहेगा ये। अच्छा, अब हमें B की वैल्यू 1 पता लग गई तो C की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 1/2, और C की वैल्यू 1/2 है, या फिर हम यहाँ से भी इस वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो C की वैल्यू अगर 1/2 रखेंगे तो वैसी बात है ये हमारा कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो A की वैल्यू 1 है। तो हमें A B C D हमें चारों कोफिशिएंट्स हमारे बराबर हो गए और सभी इक्वेशन में सेटिस्फाई भी कर ही रहे हैं बच्चों। अब जैसे कि ये जो रिएक्शन अभी हम लोगों ने लिखी थी पोटेशियम आयोडाइड,
इस रिएक्शन को हम दोबारा लिख लेते हैं एक बार, PbNO3 2 PbI2 एंड KNO3। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो भी हमारे कोफिशिएंट्स आए हैं, हमने A को हमने 1 एज्यूम करा था, B को हमने, हमारा जो B आया है वो 1/2 आया, और जो C है हमारा बच्चों वो भी 1/2 है, और D है हमारा 1, D है हमारा 1। बट ये रिएक्शन हमारी फ्रैक्शन में है, तो हम लोग इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये रिएक्शन हमारी हो जाएगी 2KI। ये रिएक्शन हमारी हो जाएगी 2KI प्लस 2 से 2 कट जाएगा, PbNO3 2, और ये 2 से 2 कट जाएगा तो PbI2, और ये हो जाएगा 2KNO3। तो इस तरह से ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। हमने इनकी फिजिकल कंडीशंस को भी लिख दिया बच्चों। ये हमारा सॉलिड फॉर्म में मिलेगा जिसे हम प्रेसिपिटेट बोलेंगे, और ये एक्वास सॉल्यूशन। अब ये जो रिएक्शन है हमारी बच्चों, इस रिएक्शन में वाइट प्रेसिपिटेट हो रहे हैं, तो सबसे पहले जो टाइप होगा इस रिएक्शन का वो होगा, पहले तो यहाँ पर आयंस का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक दूसरे के आयन एक्सचेंज हो रहे हैं, तो इसलिए ऐसी रिएक्शन को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इस रिएक्शन को हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो इस तरह से हमने इसका टाइप भी बताया, हमने इसको बैलेंस करा बाय अलजेब्रिक मेथड। ये आप रफ वर्क में यूज कर सकते हैं, आप सीधे इस आंसर को इस फॉर्म में लिख देना बच्चों। तो इस तरह से ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो जाती है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ई पार्ट्स की। तो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ई पार्ट्स की, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। तो बच्चों ये बात आप लोगों को पता होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज को एक स्पेशल नाम दिया जाता है रेस्पिरेशन। क्या बोला जाता है बच्चों? रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में आप लोगों को पता होगा कि ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ग्लूकोज कंबाइंस विद ऑक्सीजन इन द सेल ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड एनर्जी। ये बात आप लोगों को पता है, हम लोग इसको लिख सकते हैं, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ग्लूकोज कंबाइंस विद ऑक्सीजन, ग्लूकोज कंबाइंस विद ऑक्सीजन इन दी सेल्स, क्योंकि ये सेलुलर प्रोसेस है, इन दी सेल ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड एनर्जी। अब एनर्जी रिलीज होती है रेस्पिरेशन में, इसीलिए रेस्पिरेशन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ग्लूकोज की। तो यहाँ पर हम लोग इस रिएक्शन को अगर देखें कि ग्लूकोज किस तरह से कंबाइन हो रहा है बच्चों, तो ग्लूकोज आप देखिए, ग्लूकोज का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, और इसका हम ऑक्सीडेशन कर देते हैं, मतलब इसे हम ऑक्सीजन से कंबाइन करते हैं, और ये रिएक्शन हमारी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, और जहाँ पर हमें प्रोड्यूस होती है कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाई प्रोडक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। अब जो एनर्जी के लिए यहाँ पर एटीपी मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं, और ये रिएक्शन हमारी होती है इन माइटोकॉन्ड्रिया और सेल, एंड दैट इज कॉल्ड क्रेब्स साइकिल। इसको हम क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं, जो आगे आप बायोलॉजी में पढ़ेंगे भी। तो ग्लूकोज ऑक्सीजन से कंबाइन हो रहा है, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला हम लोगों को सभी को पता है, C6H12O6, एंड इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस CO2 एंड वाटर एंड एनर्जी। ऐसी कोई भी रिएक्शन जहाँ पर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा हो, इस तरह की रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन जहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है। अब हम बच्चों बात कर लेते हैं इसके बैलेंसिंग की। अगर हम इसको बैलेंस करके देखें तो हम लोग इसे कई मेथड से बैलेंस कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग इसे बैलेंस कर सकते हैं अलजेब्रिक मेथड से, और हिट एंड ट्रायल मेथड से भी हम इसे बैलेंस कर सकते हैं। तो हम इसे अलजेब्रिक मेथड से बहुत ईजिली कर सकते हैं, जिसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं कुछ कोफिशिएंट्स A, B, C एंड D। और अब हम यहाँ पर देखते हैं इन कोफिशिएंट्स को इक्वल करते हैं। जैसे कि 4 कार्बन की बात करें अगर हम, तो यहाँ कार्बन 6 है, तो 6 इंटू A 6A, और इधर राइट साइड में कार्बन 1 है, तो 1 इंटू C हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन की बात करते हुए देखते हैं, तो यहाँ पर 12 हाइड्रोजन है, और यहाँ पर A से इंटू करेंगे तो 12 इंटू A हो जाएगा। राइट साइड में हाइड्रोजन 2 है, तो 2 इंटू D। ठीक है, हम हाइड्रोजन के ही कोफिशिएंट्स को इक्वल करने की कोशिश करते हैं बच्चों। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो इधर हमारे ऑक्सीजन 6 इंटू A एंड 2 इंटू B इक्वल टू, और ये हमारे ऑक्सीजन है 2 इंटू C प्लस 1 इंटू D।
अब यहाँ पर हम लोग करते हैं, देखते हैं हम लोग ABC, यहाँ पर कौन सा सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर A सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, तो A को हम लोग अज्यूम कर लेंगे, लेट A = 1, और जैसे ही A = 1 पुट करेंगे तो 6 × 1 तो ये हो जाएगा 6। तो यानी C की वैल्यू 6 आ चुकी है, C की वैल्यू 6 आ चुकी है, तो हम D की वैल्यू भी यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे 12A, A की वैल्यू हमने 1 रखी, 2 × D, तो D आ गया हमारा 12/2, और ये कट जाएगा तो ये हमारा आ जाएगा 6। अब हमें A, C और D सबकी वैल्यू पता लग गई है, तो हम लोग B की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। जैसे A की वैल्यू हम लोगों ने 1 मानी थी और B की वैल्यू हमें निकालनी है। C की वैल्यू हमारी 6 आ गई बच्चों, और D की वैल्यू हमारी 6 है। तो 2 × 6 = 12 और 6 हमारा हो गया 18, और ये 6 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 2 भी ये आ जाएगा 6। तो B = आ जाएगा हमारा 12/2, और जैसे ही 12 2 से डिवाइड होगा तो ये भी हमारा 6 आ जाएगा। तो देखते हैं इस रिएक्शन को अब हम बैलेंस करते हैं। जैसे अब हमने A की जगह जो हमारी वैल्यू आई वो वैल्यू हमारी क्या थी बच्चों, A हमने 1 अज्यूम करा था, तो हम इसके आगे 1 लिख लेते हैं, जिसको लिखने की जरूरत तो नहीं है, हम लेट कर लेते हैं कि किसी भी कंपाउंड के आगे कुछ नहीं है तो वो कोफिशिएंट 1 होगा। और B की वैल्यू हमारी जो बच्चों देख रहे हैं यहाँ से 6 आई, तो हम इसकी जगह 6 लिख लेते हैं। और इसके बाद हम लोग देखते हैं C की वैल्यू हमारी जो 6 आई, तो इसकी जगह भी हम लोग 6 लिख लेते हैं। और इसके बाद D की वैल्यू भी हमारी 6 है, तो यहाँ भी 6 लिख लेते हैं। इस तरह की रिएक्शंस को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन का नाम दे देते हैं बच्चों। इस तरह की रिएक्शन को हम लोग बात करेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये हमारी जो टाइप ऑफ रिएक्शन होगी, ये कैसी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन एक्सोथर्मिक। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि एक्सोथर्मिक मतलब जो रेस्पिरेशन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यहाँ पर एनर्जी का रिलीज होता है, और ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी का रिलीज होता है, ऐसी रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो बच्चों इस तरह से हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने 5 पार्ट्स को देखा, किस तरह से हमें केमिकल रिएक्शन को लिखना है, उन्हें बैलेंस करना है, और उनकी फिजिकल स्टेट्स को भी जरूर लिखना ना भूलें। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज हमें जो ब्लड के अंदर जाता है वो एक्वास फॉर्म में ही जाता है, और ऑक्सीजन जो है वो गैस की फॉर्म में, और CO2 हमारी जो रिलीज होती है वो भी गैस की फॉर्म में रिलीज होती है, और वाटर हमारा लिक्विड की फॉर्म में। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पर रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज हो रही है, दैट्स वाई रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हम लोग नोट करके ये लिख सकते हैं, रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इस तरह से आपके एनसीईआरटी में काफ़ी क्वेश्चन दिए हुए हैं जिन्हें आप आसानी से कर सकते हैं, बट कंडीशन एक ही है कि आप सबसे पहले स्टेटमेंट को वर्ड में लिखेंगे, फिर उनका केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे, फिर उनकी फिजिकल स्टेट्स को लिखेंगे, और फिर उसे बैलेंस करेंगे। बैलेंस करना बहुत जरूरी है रिएक्शन को। अगर आप रिएक्शन को बैलेंस नहीं करते हैं, इसका मतलब आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वायलेट करते हैं। इसलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास वायलेट ना हो, है ना, इसीलिए हम रिएक्शन को बैलेंस भी करते हैं। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है कि गिव 2 एग्जांपल ऑफ एवरीडे लाइफ सिचुएशन वेयर रिडॉक्स रिएक्शन आर टेकिंग प्लेस। यानी हम अपने दैनिक जीवन में ऐसी 2 स्थितियों के बारे में बताना है जहां पर हम बोलते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन टेक प्लेस हो रही है बच्चों। तो देयर आर 2 एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं यहाँ पर रस्टिंग ऑफ आयरन। अगर आयरन का जो रस्टिंग है ये डेली लाइफ की सीवियर प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे देयर आर 2 सिचुएशन या 2 एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। इस तरह से हम लिख सकते हैं बच्चों, 2 एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो 2 एग्जाम्पल है हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन के। सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारा जो रस्टिंग होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन या कोरोजन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन, एक सिचुएशन हमारी रस्टिंग ऑफ आयरन है, और दूसरी सिचुएशन कंबशन, जो हम डेली लाइफ में रिएक्शन को होते हुए देखते हैं बच्चों। अब हम रस्टिंग ऑफ आयरन की ही बात कर लेते हैं। नाउ कैसे रस्टिंग ऑफ आयरन एक रिडॉक्स रिएक्शन है, चेक कर लेते हैं बच्चों। रस्टिंग ऑफ आयरन, तो बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि आयरन जब मॉइस्चर से रिएक्ट करता है, आयरन जब मॉइस्चर से रिएक्ट करता है तो रस्ट का फॉर्मेशन करता है बच्चों, रस्ट का फॉर्मेशन करता है। तो आयरन फॉर्म रस्ट, व्हेन आयरन रिएक्ट विद मॉइस्चर इट फॉर्म रस्ट। तो जैसे कि हम देखते हैं कि आयरन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, यानी आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, इन प्रेजेंट ऑफ मॉइस्चर, और ये कन्वर्ट हो जाता है Fe2O3।
Fe2O3। तो नाउ इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। ये कैसी रिएक्शन है बेटा? रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन में हम लोग देख रहे हैं, सबसे पहले हम इसे बैलेंस कर लेते हैं। हियर इज 2 आयरन, हियर इज 2 आयरन एंड हियर इज 2 ऑक्सीजन। हियर Fe2O3 ये हमारा फॉर्म हो गया। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 2Fe3O2 और ये हो जाएगा हमारा Fe2O3। Fe2O3 तो ऑक्सीजन को भी बैलेंस करना पड़ेगा, 3 2 जा 6। तो यहाँ पर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 4Fe + 3O2 2Fe2O3 इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में हम लोग देख रहे हैं कि Fe जो है वो यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रहा है Fe3 पॉजिटिव आयंस में, यानी यहाँ पर Fe क्या हो रहा है? Fe इज ऑक्सीडाइज, क्योंकि मेटल का हमेशा ऑक्सीडेशन होता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। Fe इज ऑक्सीडाइज टू Fe3 पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लॉस भी हो रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं। तो जिसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि आयरन यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रहा है। और ऑक्सीजन की अगर हम बात करें कि ऑक्सीजन क्या हो रही है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर रिड्यूस हो रही है। O2 इज रिड्यूस्ड, तो O2 इज रिड्यूस्ड किस फॉर्म में रिड्यूस हो रही है? टू O2 नेगेटिव आयन, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन लेने होते हैं और इन्हें यहाँ पर क्या कर रही है? इलेक्ट्रॉन गेन। तो इस तरह से रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो एक हमारा कैसा चेंज है? केमिकल चेंज है और एक रिडॉक्स रिएक्शन का टाइप भी है। बहुत सारी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती हैं रस्ट के फॉर्मेशन में। आयरन जो होता है वो स्टील ग्रे होता है और रस्ट हमारा रेडिश ब्राउन होती है। आयरन जो है वो हमारा सॉलिड फॉर्म में है, रस्ट हमारी ब्रिटल फॉर्म में होती है। और आयरन जो है मेलेबल होता है, मैग्नेटिक होता है, बट रस्ट हमारी मेलेबल नहीं होती है। तो इस तरह से बहुत सारी केमिकल चेंजेस यहाँ देखने को मिलते हैं, नए कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। और बच्चों एक चीज़ ये भी ध्यान रखना कि जब भी आयरन मॉइस्चर से रिएक्ट करता है तो रस्ट की वजह से आयरन का वेट बढ़ जाता है। कई बार इस तरह के एंट्रेंस में क्वेश्चन आ जाते हैं। दूसरी सिचुएशन हम लोग ले लेते हैं कंबशन। कंबशन में हम बहुत सारी चीज़ों को बर्न करते हैं, तो कंबशन इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे अगर हम बात करें बर्निंग ऑफ कोल, अगर हम कोयले को जलाते हैं तो देखा होगा आप लोगों ने बर्निंग ऑफ कोल, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर बर्निंग ऑफ कोल। कोयले को डिस्टिलेशन प्रोसेस से हम उसे कोक बनाते हैं और कोक के अंदर 98% कार्बन होता है, जिसका मेटलर्जी में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एक डोमेस्टिक फ्यूल भी है। तो जब हम कोयले को बर्न करते हैं, जो कोयला है हमारा वो एक सॉलिड फॉर्म में होता है, तो दिस इज प्योर कार्बन सी। और जब हम इसको कंप्लीट इन एक्सेस ऑफ एयर या इन प्रेजेंस ऑफ एयर में इसको बर्न करते हैं तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है CO2 यानी एक गैस में, और प्लस इवोल्यूशन होती है यहाँ पर हीट। तो हम यहाँ पर देखते हैं अगर हम इसे लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में करेंगे तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बना लेता है, जो कि बहुत पॉइजनस होती है बच्चों। तो यहाँ पर हमने देखा कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, यानी कार्बन 4 पॉजिटिव है ना। कार्बन क्या हो रहा है यहाँ पर? कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड टू C4 पॉजिटिव आयन, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड टू C4 पॉजिटिव, यानी कार्बन यहाँ पर क्या कर रहा है? आयन, यानी इस कार्बन का यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ऑक्सीजन, यहाँ पर जो ऑक्सीजन है कार्बन C4 पॉजिटिव आयन इन CO2, इस तरह से आप लिख लेना इन CO2, और वेयर O2 इज गेटिंग रिड्यूस्ड, और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है बच्चों? रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन मतलब रिड्यूस टू O2 नेगेटिव आयन इन CO2। तो कंबशन और रस्टिंग कोई भी एग्जाम्पल आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ये जरूरी नहीं है यही 2 एग्जाम्पल लिए जाएं। आप डेली लाइफ में ये 2 एग्जाम्पल होते हैं जहां पर हम देखते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन टेक प्लेस हो रही है बच्चों। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बच्चों। तो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जहां पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि राइट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स एसोसिएटेड विद अ रैंसिड फूड। तो बच्चों रैंसिड फूड का मतलब होता है कि किसी भी फूड का ऑक्सीडेशन होना, यानी ऑक्सीडेशन का हमारे फूड पर भी एक डैमेजिंग इफेक्ट होता है बच्चों। तो जब हम कोई भी ऑयल या फैट कंटेनिंग फूड को एक लंबे समय तक रख देते हैं तो उसके अंदर से एक अनप्लेजेंट स्मेल आने लगती है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, वो रैंसिड हो जाते हैं, और इस कंडीशन को हम रैंसिडिटी भी कहते हैं। तो ऐसी 2 कैरेक्टरिस्टिक जो रैंसिड फूड के बारे में बताती हैं, और वो है हमारी, जैसे हमने कहा कि अनप्लेजेंट स्मेल, एक हमें दुर्गंध आने लगती है, एक बैड स्मेल हमें आने लगती है। तो अनप्लेजेंट स्मेल एंड अनप्लेजेंट टेस्ट, तो ये 2 ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक रैंसिड फूड को बताती हैं।
इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन 2 वेज बाय विच फूड इंडस्ट्री प्रिवेंट रेंसिडिटी। वो तरीके बताइए जिससे फूड इंडस्ट्री रेंसिडिटी से फूड को बचा पाती हैं। तो फूड इंडस्ट्री बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट, दे यूज बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं कि फूड को, जो पैक्ड फूड आइटम्स होते हैं, जो ऑयली फूड आइटम्स होते हैं, वो उनको बचाती है। तो बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट, और एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको लेक्चर्स में बताया था, जैसे BHA एंड BHT। BHA का मतलब होता है बच्चों ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। और सेकंड है हमारा ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूम। तो पहला है बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट, और दूसरा है कि जो चिप्स मैन्युफैक्चर होते हैं वो चिप्स के पैकेट्स में नाइट्रोजन गैस से फिल कर देते हैं ताकि उसका ऑक्सीडेशन ना हो। तो हम लिख सकते हैं इट कैन बी प्रिवेंटेड, इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय पैकेजिंग फैट एंड ऑयल containing food by containing foods in nitrogen gas, तो इस तरह से चिप्स मैन्युफैक्चर जो होते हैं वो आपके क्या करते हैं कि जो फ्लश चिप्स के पैकेट्स होते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस को फिल कर देते हैं। रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास और भी मेथड्स होते हैं, है ना। रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय कीपिंग द फूड इन रेफ्रिजरेटर। अगर हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो लो टेम्परेचर पे हमारा जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है वो बहुत स्लो हो जाता है और रेंसिडिटी को हम रिटार्ड कर सकते हैं। या फिर रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट। अगर हम लाइट से दूर रखते हैं तो इन द एब्सेंस ऑफ लाइट ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल प्रेजेंट इन फूड स्लो डाउन, कि जो उनका ऑक्सीडेशन है वो स्लो डाउन हो जाता है और रेंसिडिटी को हम रिटार्ड कर सकते हैं। या फिर हम यूज कर सकते हैं एयर टाइट कंटेनर। ये तो वो मेथड्स थे जिनसे हम रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये पेपर में क्वेश्चन हमारे आ जाते हैं कई बार, तो आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है बच्चों। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि कैन ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक रिडॉक्स रिएक्शन हो सकती है? अगर हो सकती है तो विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल आप उसे एक्सप्लेन कीजिए। तो हम इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का हम एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन ए जिंक स्ट्रिप इज प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अगर हम किसी जिंक को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करते हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो आप लोगों को पता होगा रिएक्टिविटी सीरीज में आपने देखा होगा कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है तो इसको ये डिस्प्लेस कर सकता है बच्चों। तो इसमें हम देखेंगे तो ये बन जाएगा हमारा जिंक सल्फेट, और हमारा कॉपर जो है वो अलग हो जाएगा। तो जिंक का फॉर्मूला आप लोगों को पता है Zn, और कॉपर सल्फेट होता है हमारा CuSO4, और ये रिएक्शन हमारी हो जाएगी, सल्फेट इसके पास चला जाएगा और ये बन जाएगा जिंक सल्फेट, और कॉपर हमारा अलग हो जाएगा। तो बच्चों आप लोगों को पता होगा कि कॉपर जो है वो ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। कॉपर हमारा कैसा होता है? ब्लू कलर। और जैसे ही जिंक सल्फेट बनेगा तो ये ब्लू कलर फेड हो जाएगा, और जिंक सल्फेट जो होता है बच्चों हमारा कलरलेस होता है। कैसा होता है बच्चों? कलरलेस। और कॉपर जो है वो ब्राउन फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा जिंक के ऊपर। तो जिंक जो हमने लिया बच्चों वो एक सॉलिड फॉर्म में लिया, और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को हमने एक्वास फॉर्म में लिया, और जिंक सल्फेट जो बना वो हमारा एक्वास फॉर्म में बना, और कॉपर हमारा सॉलिड फॉर्म में। तो आपने देखा कि जो कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है वो फेड हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ जिंक सल्फेट एंड विच इज कलरलेस। और एक रेड ब्राउन डिपॉजिट होता है कॉपर मेटल का इस फॉर्म ऑन दी जिंक मेटल, ठीक है, इस फॉर्म ऑन दी जिंक मेटल। अब हम बात करते हैं कि क्या ये रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन भी है। तो इस रिएक्शन को हम लोग एक आयनिक फॉर्म में लिख सकते हैं बच्चों, राइट इन आयनिक फॉर्म। तो आयनिक फॉर्म में मैं लिखना सिखाता हूं बच्चों कैसे लिखा जाता है, राइट इन आयनिक फॉर्म। तो आपने देखा कि जिंक, अब यहाँ पर कॉपर पे 2 पॉजिटिव है, सल्फर पे 2 नेगेटिव है, तो जिंक कॉपर 2 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन, मतलब ये हमारा एक कैटायन है, इस पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। और जैसे ही ये इससे रिएक्ट करता है तो जिंक के ऊपर 2 पॉजिटिव, यानी जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और सल्फेट के साथ अटैच हो जाता है।
और कॉपर हमारा क्या होता है कि कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और एक एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप इस रिएक्शन में देख रहे हैं कि जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, किसको? कॉपर एटम को। जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए किसे? कॉपर एटम को, और फॉर्म बना दिया जिंक आयन। यानी यहां पर हम लिख सकते हैं जिंक डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन टू कॉपर एटम, एंड फॉर्म क्या बन जाता है? एंड फॉर्म अ जिंक आयन, और आपको पता है बाय डेफिनेशन देयर इज एन ऑक्सीडेशन, और यहां पर क्या हो रहा है? एक तरह का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, ठीक है, कॉपर को। तो ये हमारा प्रोसेस हुआ ऑक्सीडेशन। क्या हुआ बच्चों? ऑक्सीडेशन। अब हम बात करते हैं कॉपर की। तो कॉपर ने क्या करा? कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करा। कॉपर एक्सेप्ट बोल दीजिए या गेन बोल दीजिए। तो कॉपर एक्सेप्ट्स 2 इलेक्ट्रॉन गिवन बाय जिंक एटम एंड फॉर्म कॉपर एटम, और ये खुद एटम बन जाता है, यानी आयन फॉर्म से एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और ऐसी रिएक्शन जहां पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होते हों, गेन होते हों, उस रिएक्शन को हम लोग रिडक्शन कहते हैं। और अब हम ये बात जानते हैं कि ऐसी कोई भी रिएक्शन जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं, ऐसी रिएक्शन को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं बच्चों। SO4 2 नेगेटिव आयन है वो सेम रहेगा, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन, ठीक है, SO4 2 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और हम इसीलिए बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। हैंस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज एन रिडॉक्स रिएक्शन। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन भी होती है बच्चों। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, जो कि एक हमारा MCQ टाइप का क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। यानी आपके सामने एक रिएक्शन दी गई है जिसमें आयरन जो है वो वाटर से रिएक्ट करता है और आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। बच्चों आयरन के बारे में आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो स्टीम से रिएक्ट करते हैं, तो वाटर यानी स्टीम की फॉर्म में लेना है हमें। तो आयरन यहाँ पर स्टीम से रिएक्ट करता है, आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, और हाइड्रोजन गैस विद अ पॉप साउंड बर्न होती है। क्लियर है बेटा? तो हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, water is getting reduced. Third option, water is acting as a reducing agent and water is acting on a oxidizing agent. तो बच्चों आप लोगों को रिडॉक्स रिएक्शन के कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए बच्चों। जैसे कि हम लोग देखते हैं यहाँ पर आयरन से यहाँ आयरन ऑक्साइड बन रहा है, यहाँ पर हमारा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, और जब हमारा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग ऑक्सीडेशन प्रोसेस बोलते हैं बच्चों। यानी एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आयरन मेटल है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है बच्चों। क्या हो रहा है बच्चों? ऑक्सीडाइज। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। सेकंड, यहाँ पर हम देखते हैं वाटर और इधर हमारा हाइड्रोजन, यहाँ पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन की वजह से ये होता है रिडक्शन। तो यहाँ पर जो रिडक्शन यानी रिड्यूस सब्सटेंस है वो हमारा H2O है बच्चों, वाटर। कभी भी सब्सटेंस के साथ उनके कोफिशिएंट्स को नहीं लिखना है बच्चों, ध्यान रखना इस चीज को, अगर ये थ्योरी में पेपर आता है सब्जेक्टिव के तौर पे। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल सही है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर वाटर एक रिड्यूस सब्सटेंस है। नेक्स्ट है हमारा वाटर इज एक्टिंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जिस भी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है वो हमारे रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो आयरन है। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत होती है बच्चों। इसके बाद वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिल्कुल सही बात, क्योंकि यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है और जिसका रिडक्शन होता है वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट भी बोला जाता है। तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है बच्चों? वाटर। और यहाँ ये स्टेटमेंट इसलिए गलत होती है क्योंकि यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट आयरन होना चाहिए था, बट ये रिएक्शन आपकी ये जो पॉइंट है ये गलत है। तो देखते हैं फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ किस ऑप्शन में आ रहा है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये नहीं होगा, थर्ड एंड फोर्थ ये भी नहीं होगा, और सी फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ ये चेक करते हैं, और लास्ट का भी सेकंड एंड फोर्थ। बच्चों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आप लोगों को हमेशा ये ध्यान रखना है कि ऑप्शन चारों ही पढ़ने,
ये जरूरी नहीं होता कि कई बार आपको ए ऑप्शन देखते ही आप उसे टिक कर देते हो। तो सबसे बड़ी गलती यही करते हैं बच्चे एमसीक्यू में कि वो हमेशा अपने आंसर को ही देखते हैं। आपको चारों ऑप्शन को टैली आउट करना चाहिए और सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना चाहिए बच्चों, और क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना चाहिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। अगर वो पूछता है ये इनकरेक्ट है तो ये वाला आंसर होता है, आपने उसे पूछा करेक्ट तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। क्योंकि बच्चों पेपर जो है अब वो ऑप्शन के भी ऑप्शन आते हैं और आपका कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी है बच्चों, क्योंकि 2000 नेक्स्ट जो पेपर आने वाला है 22 में वो इसी तरह से आएगा बच्चों। तो बात करते हैं बच्चों इसके आंसर की, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, और इसके सभी ऑप्शन को हम लोग लिख देंगे यहाँ पर एंड फोर्थ, तो दिस इज करेक्ट। तो बच्चों आज की क्लास हम लोग यहीं फिनिश करते हैं, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच बच्चों।